आज अपन पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नर जनन अंग। ठीक है ना। नर जनन अंग पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, किसकी उत्पत्ति किसकी हुई? नर जनन अंग की उत्पत्ति हुई है वुल्फियन डक्ट। किससे? वुल्फियन डक्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं मीजोनेफ्रिक नलिका। क्या बोल सकते हैं? मीजोनेफ्रिक नलिका। तो नर जनन अंग की उत्पत्ति किससे हुई है? वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक नलिका से। अब यह दो प्रकार के जननांग होते हैं इसमें। पहला आता है प्राथमिक जननांग वृषण, जिसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जननांग होते हैं। पहला आता है प्राथमिक जननांग, जिसको बोलते हैं वृषण। फिर आते हैं द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग में अपने पास आता है स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया और पेनिस। क्या क्या द्वितीयक जनन अंग में? स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, पेनिस। और फिर आते हैं सहायक जनन अंग, असेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना। ये असेसरी सेक्स ऑर्गन वीर्य का संगठन बनाते हैं। इसमें आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड और काउपर ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल। क्या आता है सहायक में? प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और काउपर। ठीक है। पढ़ते हैं अब अपन सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? प्राथमिक जनन अंग वृषण। अब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? इसमें सेमनीफेरस नलिकाएं होती है जो शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या होता है वृषण में? इसमें सेमनीफेरस नलिकाएं होती है और ये इनका क्या काम है? सेमनीफेरस नलिकाएं होती है जो शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होती है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण वृषण में। अब वृषण में 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहरी परत को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, मध्य परत को बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिना और आंतरिक परत को अपन बोलेंगे ट्यूनिका वास्कुलोसा। देखते हैं बाहरी परत ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होती है। तो यह पेरिटोनियम की बनी होती है। जो बाहरी परत ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है किससे बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी हुई होती है ये। ठीक है ना। इसके बाद आती है अपने पास ट्यूनिका अल्बुजिनिया, या ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे होती है। ठीक है ना। तथा ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे तंतुमय मोटी परत पाई जाती है। देखो, ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे ट्यूनिका अल्बुजिनिया और फिर आता है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ट्यूनिका वेसिकुलोसा क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे रक्तवाहिनियों की एक और जाल पाई जाती है ट्यूनिका वेसिकुलोसा का। देखो, सबसे बाहरी परत ट्यूनिका वेजाइनलिस पेरिटोनियम की बनी होती है। ठीक है ना। इसके बाद आती है मध्य परत, आती है अपने पास ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया वेजाइनलिस के नीचे पाई जाती है। और तंतुमय मोटी परत ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे रक्तवाहिनियों की एक और परत पाई जाती है जिसे ट्यूनिका वेसिकुलोसा कहते हैं। क्या देख रहे हैं आगे अपन? प्रत्येक वृषण में कई सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। इनकी वाल जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनी होती है। अब वृषण में अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती है। ठीक है ना। जिन्हें सेमनीफेरस नलिकाएं कहते हैं। और इनकी जो वाल होती है ना, किससे आस्तरित होती है? जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा इनकी वाल बनी हुई होती है। प्रत्येक वृषण में कई सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। इनकी वाल जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनी होती है। जर्माइनल एपिथेलिया में 2 सेल से पाई जाती है। कौन कौन सी? एक स्पर्मेटोगोनिया सेल आती है, एक सर्टोली सेल होती है। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है? इन्हें शुक्र अणुजनन सेल्स भी कहते हैं, यानी शुक्राणु जनन सेल्स किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को शुक्राणु जनन सेल्स कहते हैं तथा शुक्राणु का निर्माण करते हैं। कौन सी कोशिका करती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बात करते हैं सर्टोली कोशिका की, तो यह निर्मित शुक्राणु को पोषण के साथ सहारा प्रदान करती है। निर्मित शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम किसका भी है? सर्टोली कोशिका। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अंतःस्रावी सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स कहते हैं। जो सेमिनिफेरस कोशिका थी ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अंतःस्रावी सेल्स के गुच्छे होते हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स कहते हैं। और इन्हीं लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? लीडिंग सेल्स से होता है। लीडिंग सेल्स किसका निर्माण करती है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का।
सेमिनिफरस नलिका एक जाल बनाती है जिसे रेटेटेस्टिस कहते हैं। तो रेटेटेस्टिस क्या है? सेमिनिफरस नलिका का वह भाग, बोलते तो सेमिनिफरस नलिका आगे चलकर जालनुमा भाग बनाती है, इसे रेटेटेस्टिस बोलते हैं। ठीक है ना। प्राथमिक जननांग अपन ने पढ़ लिया। वृषण में शुक्रजनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। वृषण में शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिकाएं, और स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु निर्माण करती है। लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग। ठीक है ना। ठीक है ना। अपन क्या पढ़ेंगे? द्वितीय जनक अंग के अंतर्गत एपिडिडाइमिस पढ़ते हैं अपन। अब एपिडिडाइमिस क्या होती है? यह रेटेटेस्टिस को वास इफ्रेंशिया से जोड़ता है। क्या होता है एपिडिडाइमिस? एपिडिडाइमिस जो होता है ना, एपिडिडाइमिस रेटेटेस्टिस को वास इफ्रेंशिया से जोड़ता है। सारण में यह 33 से 35 मीटर या फीट में बोले तो 110 से 118 फीट तक हो सकती है। क्या होता है रेटेटेस्टिस? रेटेटेस्टिस सारण में 30 से 35 मीटर या 110 से 118 फीट नलिका होती है, लंबी घुमावदार। ठीक है ना। 3 भाग बोल सकते हैं अपन एपिडिडाइमिस के। हेड होता है, बॉडी होती है, नेक होता है। ठीक है ना। कार्य क्या है एपिडिडाइमिस के? एपिडिडाइमिस के कार्य शुक्राणु को ग्रहण करके संग्रहण करते हैं, मतलब शुक्राणु को संग्रहण करने का काम होता है इनका। उसके अलावा क्या करते हैं? शुक्राणु का सांद्रण करेंगे, शुक्राणु का परिपक्वन करेंगे। ठीक है ना। शुक्राणु का संग्रहण, सांद्रण और परिपक्वन किसके कार्य है? एपिडिडाइमिस का कार्य। शुक्राणु का सांद्रण, संग्रहण और परिपक्वन। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु लगभग 60 दिन तक जीवित रहते हैं। कितने दिन तक रहते हैं एपिडिडाइमिस के अंतर्गत शुक्राणु? 60 दिन तक। क्या कर रहे हैं अपन? एपिडिडाइमिस रेटेटेस्टिस को वास इफ्रेंशिया से जोड़ता है। ये किसको? रेटेटेस्टिस को वास इफ्रेंशिया से जोड़ता है। सांड में 30 से 35 मीटर होती है। अब एपिडिडाइमिस के कार्य क्या है? शुक्राणु को ग्रहण करने में सहायता करता है, शुक्राणु का सांद्रण करेगा, शुक्राणु का परिपक्वन करेगा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एपिडिडाइमिस में शुक्राणु कितने दिन तक रहते हैं? तो 60 दिन तक। अगला अपना आता है शुक्रवाहिका। क्या आता है भैया? शुक्रवाहिका। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? यह एपिडिडाइमिस की वाहिका की निरंतर नली होती है, संख्या में 2 होती है। शुक्रवाहिका या वास डिफरेंशिया बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? वास डिफरेंशिया शुक्रवाहिका। तो एपिडिडाइमिस की वाहिका की निरंतर नली होती है, संख्या में 2 होती है, और किस रूप में होती है? ठीक है ना। यह 2 पेपिली के रूप में होती है। वासा डिफरेंशिया 2 पेपिली के रूप में होती है। 2 पेपिली जैसी संरचना होती है। एपिडिडाइमिस की निरंतर नली होती है, संख्या में 2 होती है, 2 पेपिली के रूप में होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सहायक जनन की। इतना इसमें महत्वपूर्ण है, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे अपन सहायक जनन ग्रंथि में। पहला था शुक्राशय। ठीक है ना। अब शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय में सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज और अन्य लवण शुक्राणु में मिलकर आयतन बढ़ाता है। शुक्राशय में देखो क्या क्या होता है? एक सिट्रिक अम्ल होता है, फ्रक्टोज होता है, और अन्य लवण किस में मिलते हैं? शुक्राणु में मिलकर आयतन बनाते हैं। ठीक है ना। शुक्राणु का आयतन बढ़ाने का काम शुक्राशय का। पूरे वीर्य का लगभग 70% आयतन बनाता है। कौन? शुक्राशय। शुक्राशय पूरे वीर्य का लगभग कितना आयतन बनाता है? 70% आयतन बनाता है। एक बार और सुनिए शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय में सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज व अन्य लवण शुक्राणु में मिलकर शुक्राणु का आयतन बढ़ाता है। पूरे वीर्य का लगभग 70% होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि अपने पास आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह क्या होता है? यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्त्रावित करती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी सहायक जनन ग्रंथि क्षारीय द्रव का स्त्रावन करती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि। यह क्या करती है? वेजाइना के अम्लीय माध्यम को उदासीन करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो क्षारीय माध्यम स्त्रावित करती है ना, वो वेजाइना के अम्लीय माध्यम को उदासीन करने का काम है उसका। अगली आती है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। काउपर ग्रंथि को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। यह क्या करती है? यह श्लेष्मा का स्त्रावन करती है और वीर्य में मूत्र के लवण को हटाती है। क्या अगर वीर्य में कोई मूत्र के लवण आती है तो उसको हटाने का काम करती है। ठीक है ना। साथ ही श्लेष्मा का स्त्रावन। सहायक जनन ग्रंथि में अपने पास सबसे पहले आती है शुक्राशय, सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज, अन्य लवण का स्त्रावन, 70% वीर्य का आयतन बनाने का काम किसका भैया? शुक्राशय का। प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव का स्त्रावन, और काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट आता है मैथुनांग। जो नर का मैथुनांग है ना, मुख्य रूप से क्या होता है? शिश्न होता है। शिश्न को क्या कहा जाता है? नर का मैथुनांग कहा जाता है मुख्य रूप से।
नर में मुख्य लैंगिक अंग होता है। ये क्या है? नर में मुख्य लैंगिक अंग होता है। इसका अग्रभाग ग्लास पेनिस कहलाता है। शिश्न का जो अग्रभाग होता है क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस कहलाता है, जिस पर त्वचा का कवच होता है, जिसे प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैथुनांग शिश्न नर का मुख्य जननांग या नर का मुख्य लैंगिक अंग क्या कहलाता है? शिश्न कहलाता है। इसका आगे का भाग ग्लास पेनिस कहलाता है, जिस पर त्वचा का आवरण होता है, जिसे प्रीप्यूस का, देखो अग्रभाग को तो ग्लास पेनिस और जिस पर त्वचा का कवच होता है उसे प्रीप्यूस कहा जाता है। ठीक है ना। और एक बात और आती है कि कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। क्या लिख रहा हूँ मैं? कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना। कुत्ते में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। शुक्राशय और काउपर ग्रंथि अब्सेंट होती है। क्या क्या? कुत्ते में शुक्राशय भी नहीं होता है और कुत्ते में काउपर ग्रंथि भी नहीं होती, केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर। अब ये क्या होता है पहले सुन लीजिएगा। सिग्मोइड फ्लेक्सर तो नर पशु के शिश्न में पाया जाने वाला, किसमें? नर पशु के शिश्न में पाया जाने वाला एस आकार का मुड़ाव या घुमाव जो बिना उत्तेजित शिश्न में पाया जाता है। बिना उत्तेजित शिश्न में पाया जाने वाला एस आकार का मुड़ाव या घुमाव, ठीक है ना, उसको सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। किसको कहते हैं? नर पशु के शिश्न में पाया जाने वाला एस आकार का घुमाव जो बिना उत्तेजित शिश्न में पाया जाता है। ये दो प्रकार के सिग्मोइड फ्लेक्सर होते हैं। ठीक है ना। एस आकार की संरचना होती है, एस आकार की ऐसे इस प्रकार की होती है। तो सिग्मोइड फ्लेक्सर प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है ना। प्री स्क्रोटल किस में पाया जाता है? सुअर तथा ऊँट में, यानी कि स्क्रोटल के पहले प्री स्क्रोटल, सुअर तथा ऊँट में पोस्ट स्क्रोटल, स्क्रोटल के बाद में गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है। मतलब गाय को बैल बोल सकते हैं, भैंसा, भेड़ा, बकरा मेल में पाया जाता है, तो गाय बोलने अपन बैल बोल सकते हैं। यहाँ पर तो प्री स्क्रोटल पाया जाता है सुअर तथा ऊँट में, पोस्ट स्क्रोटल पाया जाता है, यहाँ पे कर लीजिएगा भैंसा और यहाँ पे कर लीजिएगा सांड या बैल। ठीक है ना। तो पोस्ट स्क्रोटल किस में पाया जाता है? सांड में, भैंसे में, भेड़े में, बकरे में, और प्री स्क्रोटल सुअर तथा ऊँट में। और एक बात समझिए, कुत्ते तथा घोड़े में के पेनिस में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं पाया जाता। किसमें? घोड़े तथा कुत्ते, घोड़े तथा कुत्ते में सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित। ठीक में ना। क्या होता है? इनमें सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित। ठीक है ना। इसमें इतना ही पढ़ेंगे अपन। बाकी अपन नर जननांग, मादा जननांग के बारे में एनाटॉमी में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अपन डिटेल में एना और फिजियो के अंतर्गत इनके कार्य के संबंधित डिटेल अपन फिजियो के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित डिटेल अपन एना के अंदर पढ़ेंगे। गायनी के हिसाब से इतना ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार समझ लीजिएगा सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या है। बिना उत्तेजित शिश्न में एस आकार के मुड़ाव या घुमाव को सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। दो प्रकार का होते हैं कि प्री स्क्रोटल, एक पोस्ट स्क्रोटल। प्री स्क्रोटल सुअर तथा ऊँट में और पोस्ट स्क्रोटल सांड, भैंसा, भेड़ और बकरा, कुत्ते और घोड़े में सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होता है। ठीक है। धन्यवाद।